ठीक है, सो हेडिंग लिखो प्लीज एवरीवन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो इसमें समझते हैं होता क्या है। ये एक्चुअली ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्या है, उसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपना एक्ट करेगा एज द कटायन। ठीक है, न्यूट्रल या कटायन होता है वो। जैसे टेट्राकार्बोनिल निकल की बात करें तो निकल अपना सेंट्रल मेटल एटम हो गया, तो यहाँ पर वो न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर हम लोग Ni में +2 चार्ज होता है बाई चांस कोई कंपाउंड की NiCl4 2 नेगेटिव ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होता, तो निकल पे +2 चार्ज होता। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है, ठीक है, उसको हम मान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल वाला। और दूसरी तरफ हमारा लीगेंड है, लीगेंड भी न्यूट्रल या अनायनिक हो सकता है जैसे Cn-। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से बॉन्डिंग होती है। और जब सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास जब भी लीगेंड आता है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। वो स्प्लिट कैसे होते हैं वो मैं समझाती हूँ। देखो, ये तो डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डी के 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। 1 2 3 4 5। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी शेप समझना जरूरी है तभी स्प्लिटिंग समझ में आएगी। तो हुआ क्या, देखो जो इन तीनों है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अच्छा, पहले बात करते हैं कि पहले तो जो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है शुरुआत में, तो शुरुआत में तो इनको हम बोलते हैं कि ये डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि इन सब की बराबर एनर्जी है, सब ऑल ऑफ दीज हैव इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी इज सेम, एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, सबकी एनर्जी सेम है। ओके, पहली बात। अब और इनकी जो शेप है ना, वो शेप भी समझ लेते हैं। जो डी एक्स वाई है वो कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। तो डी एक्स वाई जो हम बनाते हैं वो ऐसे करके बनाते हैं बिटवीन दी एक्सिस, है ना। एक्स वाई के लिए ऐसे ही बनाया, ऐसे ही अगर हमको वाई जेड के लिए बनाना हो तो आप ऐसे बना दोगे बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, और ये डी वाई जेड और लास्ट में डी जेड एक्स, एक्स जेड बचा है ना, डी जेड एक्स, तो फिर वो भी ऐसे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इनकी शेप्स कैसी होती हैं। शुरू में तो ये सारे के सारे इनको बोलते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब हैव इक्वल एनर्जी, एकदम इक्वल, बराबर एनर्जी होती है सबकी। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की मैंने शेप बता दी। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना, उसकी शेप होती है अलोंग द एक्सिस। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है अलोंग द एक्सिस, और डी जेड स्क्वायर की बना देते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी होती है ऐसे, डोनट शेप कहते हैं, डोनट शेप। बच्चों का ना बेबी सूदर, वो जो बच्चों का जो टीथर जैसा होता है जो मुंह में डाल के रखते हैं जिससे कि बच्चा रोए ना, तो वैसी वाली। तो हमारी जो है ना
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। बच्चों क्विकली बता रही हूँ फॉर दोज पीपल जिन्होंने जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पुराना वाला लेक्चर मिस किया, क्योंकि अगर वो वाला नहीं समझ में आएगा ना तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आ पाएगा बिल्कुल। तो समझो कि शुरू में तो जो है ना हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास लिगेंड्स आ रहे हैं, ये वाली चीज होती है, नाम ही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो हम उसका समझ रहे हैं कि किस तरह कर कर इसमें होता क्या है। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास जब भी लिगेंड आया तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स है, जो कि शुरुआत में देवर ऑफ इक्वल एनर्जी, उनकी सबकी बराबर एनर्जी थी, उनमें ना स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग मतलब वो टूटकर बिखर रहे हैं। बिखर कैसे रहे हैं देखो, उसके लिए समझना जरूरी है ये इनकी शेप्स एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये सारे के सारे लाई करते हैं बिटवीन दी एक्सिस। अगर एक्स वाई बात करें तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में उसके लोब्स लाई कर रहे हैं। वाईजेड के अंदर वाईजेड, डी वाईजेड के अंदर वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स लाई कर रहे हैं। डी एक्सजेड के अंदर एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स लाई कर रहे हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अलोंग दी एक्सिस लोब्स लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर डी जेड स्क्वायर के अंदर अलोंग दी जेड एक्सिस लोब्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहली बात ये जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट, जब सारे के सारे बराबर एनर्जी के हैं, मतलब ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इज इक्वल। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ बच्चों। एक नया टर्म जो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया, T2G और G। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट और Tg का मतलब होता है डबली डीजेनरेट। ओके, ट्रिपली डीजेनरेट के अंदर होते हैं ये तीनों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और Eg के अंदर होते हैं ये दोनों, जो अलोंग दी एक्सिस वाले होते हैं। अलोंग दी एक्सिस वाले को Eg में लिखते हैं। ये नया टर्म है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। इन तीनों, जो तीनों के तीनों बिटवीन दी एक्सिस है ना, तो इनको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और Eg कौन सा है, जो अलोंग दी एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो जो 5 ऑर्बिटल्स, जो डी के जो 5 थे, वो जब भी बिखरे ना, तो वो कैसे करके बिखरे, 3 इसमें टूटे और इसमें करके टूटे। अब वो टूटते क्यों है, क्या होता है, वो वाली चीज समझते हैं। जल्दी से ये वाले टर्म नोट डाउन कर लो, ट्रिपली डीजेनरेट और Eg सेट। मैं आगे आ गई, वो ब्लर खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग समझते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दो तरह के कॉम्प्लेक्स के लिए हमको पढ़ना है, जो टेट्राहेड्रल वाला होता है और ऑक्टाहेड्रल वाला होता है। तो हम लोग पहले ऑक्टाहेड्रल वाला समझ रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब, अगर आप थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कर लो, या फिर जो चैप्टर 4 था ना केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पड़ी थी sp3d2, वैसा वाला उससे करके याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, एक मेटल एटम है, मेटल का जो आयन है एक है और 6 लिगेंड्स है, ऐसे करके होता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स याद है कैसे करके होता था, Mn6 हम लोग बनाते कैसे हैं, देखो बीच में तो हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया, बीच में लेना। इसका ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते, ऐसे 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 ऐसे। मतलब जैसे मेरा ये हाथ है ना, मेरी हाथ की हथेली पे, हथेली को देखना, बीच में यहाँ पर मैंने, मतलब बीच में यहाँ पर जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पर मैंने मेटल का एटम रख दिया। और यहाँ पर जब ये मेटल का एटम रखा ना, समझ लो ये पूरा का पूरा ऐसा अच्छा सा स्क्वायर जैसा है। तो इस वाले कोने पर एक लिगेंड, इस वाले कोने पे एक लिगेंड, इस वाले कोने पे एक लिगेंड, और इस कोने पे, मतलब स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे एक एक लिगेंड रख दिया। और फिर एक ऊपर और एक नीचे।
तो हमारा ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे कर होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप। इज दिस क्लियर? ये वाला चीज बच्चों याद आ गया? ऑक्टाहेड्रल हम लोग ऐसे ही बनाते थे ना, जैसे ये है, एक ऊपर कर दिया, और पेन का दिया, एक इसको ऐसे कर दिया बच्चों, और एक ऐसे कर दिया, ठीक है सर? इट्स ओके, ठीक है। तो ये मतलब जो है एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर नहीं नजर है, मेरे चेहरे के आगे नजर आएगा, है ना, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे कर, थैंक यू सर, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे करके बन रहा है। दोनों को तुम नजर आ रहे हो, मतलब मेरी हाथ की हथेली को आप ऐसा स्ट्रेट मान लो, और ये ऐसे, ठीक है, चारों कॉर्नर्स पर है, और एक ऊपर और एक नीचे। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताओ, एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये स्क्वायर जैसा शेप है हथेली पे, मतलब ऐसा समझ लो, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है ना, जब मैं ये मेरी हथेली है, इसके जब मैं इसको बोलूं तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे कर है, इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, समझ में आया? एक प्लेन ही तो बोल रही हूँ मैं, इसके ऊपर है, इसके नीचे, और इसके अंदर जो है ना, इधर 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 चारों कॉर्नर्स पे है, ये ऐसे कर है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में मेटल का एटम है, एकदम बीच में मेटल का एटम है, इसके इस कोने पे, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, चारों कॉर्नर्स पर है। उसके साथ साथ एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ठीक है। अभी देखना, हाँ अभी आई थिंक ज्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए। इसको ऐसे कर लिया, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और जब बच्चों मैं इसको यहाँ बोल रही हूँ ना, तो ऐसे करके समझो, इसको अगर मैं एक्स एक्सेस मानूं ऐसे करके, तो ये वाली वाई एक्सेस हो गई, यस ना? आया क्लियर? 90 डिग्री एंगल पे ना सारे के सारे, है ना, ओके। और ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर, ये इसके पीछे की तरफ, जो पीछे का नजर नहीं आ रहा वो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, तो वो जेड एक्सेस हुई। इज दैट राइट? आई होप यहाँ से समझ में आया हो, है ना। सो वो हो गई हमारी जेड एक्सिस। सो लेट मी राइट दिस डाउन, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लूं तो ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और जो ये ऊपर वाली और नीचे वाली, इसको हम कह सकते हैं जेड एक्सिस। इज दैट राइट? ये चीज समझ में आई? एक्स वाई जेड एक्सिस समझ में आया है सारा का सारा? भावना को क्लियर है? अब है क्लियर? दिव्यांशु, निशांत, करीना, मुस्कान, क्लियर? थैंक यू, ठीक है। तो अच्छा अभी सुनना ध्यान से, जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेटल एटम तो बीच में है, ठीक है, जो लीगेंड आ रहे हैं वो लीगेंड किधर आ रहे हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, एक इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो लीगेंड्स है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं? इज इट राइट? यस, है ना। तो यही वाली चीज को बच्चों, तो हुआ क्या, शुरू में तो मेरे पांचों, 1 2 3 4 5, पांचों जो डी ऑर्बिटल्स थे उनकी सेम एनर्जी थी, पांचों डी ऑर्बिटल्स, या फिर इसको अभी ऐसे ही बनाती हूँ, पांचों डी ऑर्बिटल्स जो थे उनकी 1 2 3 4 5 की सेम एनर्जी थी, ठीक है। तो अभी तो जो मेरे ऑर्बिटल्स थे वो थे डीजेनरेट, सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी बराबर। अब क्या हुआ, इसके पास ये 6 लिगेंड्स अप्रोच करने लगे, अभी वो बराबर एनर्जी पर है। अब जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करने लगे, इनकी एनर्जी बढ़ गई, जैसे यहाँ पर जो है, जब भी लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इस मेटल एटम को, तो लिगेंड्स अप्रोच करें, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, अब ये हायर एनर्जी पर आए,
और जैसे लिगेंड्स और ज्यादा पास आए तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स थे ये बिखर गए। बिखर गए मतलब टूट गए। और टूटे कैसे? देखो, टूटे इस तरह। ये वाला है मेरा EG सेट और ये वाला है मेरा T2G सेट। T2G सेट मतलब DXY, DYZ, DZX और इधर कौन सा है? DX² - Y² और DZ। ऐसे क्यों टूटे? कि ये बीच का मिडल लाइन जिसको बोलते हैं बैरी सेंटर, BARY, बैरी सेंटर इसका नाम है। ठीक है, अच्छा अब ये टूटे कैसे? कि EG वाला सेट DX² - Y² DZ² वो नीचे आ गया और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सो सॉरी। हाँ, सो वो बिखरे ऐसे कि इन तीनों बिखरे ऐसे कि ये वाले T2G सेट नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड्स जब अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो लिगेंड्स में और ऑर्बिटल्स में हो रही है रिपल्शन। रिपल्शन हुई तो फिर वो वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो रिपल्शन हो रही है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल हुआ तो एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। अभी कौन से वालों की एनर्जी बढ़ेगी? जो कि अलोंग द एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस कौन से थे? ये वाला पेज, DX² - Y² और DZ²। इनके अलोंग लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और Z², है ना? तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, DX² - Y² DZ² की। तो वही हमने किया कि लिगेंड्स जो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल के, तो ऑर्बिटल और लिगेंड्स में हुई रिपल्शन। इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी कम। अब वो बिखरेगा तो इस तरह करके भरेगा ना कि तो टोटल एनर्जी बराबर है, तो इस तरह कर कर बिखर गए। ठीक है, शुरू में जब भी फ्री स्टेट में था सेंट्रल मेटल एटम तो उनकी एनर्जी कम थी, सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं बराबर एनर्जी पे थे। उसके बाद क्या हुआ? जब भी लिगेंड उनके पास आया, लिगेंड अप्रोच करने लगा, तो फिर जो ऑर्बिटल्स थे डी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी बढ़ गई। और जैसे ही लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने शुरू किए, रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डी ऑर्बिटल 5 है ना टोटल, तो 3 और 2 में बिखर गया। कौन से वाले की कम एनर्जी, कौन से वाले की ज्यादा एनर्जी? यहाँ पर लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं अगर, तो जो वाले अलोंग द एक्सिस वाले जो है उनकी एनर्जी ज्यादा आएगी। जो बिटवीन द एक्सिस है ये वाले, इनकी एनर्जी कम होगी। इस तरह करके बिखर जाता है। और इसी वाली चीज को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको पूरा का पूरा जो है ये जो डेल्टा ओ है ना, डेल्टा ओ, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसके साथ साथ जो ये वाली वैल्यू आती है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और जो ये वाली आती है माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ये टोटल जो डेल्टा ओ है ना वो इस तरह करके हुआ है। प्लस 0.6 को ना कई जगह बुक में 3/5 डेल्टा ओ भी लिखा होता है और ये माइनस 2/5 डेल्टा ओ भी लिखा हो सकता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल मैम ये
मैम डेल्टा 0.6 इक्वल टू क्या है? जो 0.6 और -0.4 है ये अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसको हमको याद करना है। मैम उसके इक्वल क्या है? इक्वल ना, वो जब भी 10-10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब वो टोटल में आके डेल्टा वही आ जाएगा। नहीं मैम मैं उससे आगे बोल रहा हूँ। एक सेकंड बच्चे, आवाज को बोल। मैम 0.6 डेल्टा U से आगे 0.6 डेल्टा ओ के आगे क्या लिखा है? ये दिस इज इक्वल टू 3/5 डेल्टा ओ। 0.6 की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/5 आती है ना, तो कहीं पर बुक में 0.6 लिखा होता है, कहीं पर बुक में 3/5 लिखा होता है। और कुछ पूछना था? यही सवाल था ना? yes, मैम। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ गया। ठीक है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। मैं जल्दी से नेक्स्ट वाले पे आ जाऊं, मैंने ये वाली चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है, ये बस इसलिए था कि जो बच्चे आज ज्वाइन करे तो एकदम ऐसा ब्लैंक ना रहे, है ना। आगे आ जाओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया हो। मैं एक मिनट के लिए साइड हो गई, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना या लिख रहे हो तो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। और स्प्लिटिंग के अंदर मेन चीज जो समझने वाली थी ना वो यही थी कि इधर लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, तो वो वाले डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। बस ये मेन चीज है। अगर ज्यादा तो ऊपर +0.6 कर दिया, इसकी कम तो नीचे -0.4 कर दिया, बस ये तो इतना ही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा केस है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही है। जब भी एडवांस वगैरह के लिए पढ़ते ना, जेई एडवांस के लिए, तब उसमें स्क्वायर प्लेनर वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो हम अभी बाद में करेंगे। अभी पहले मैं यही वाले मेन समझा देती। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है Ml4 जैसे। टेट्राहेड्रल थोड़ा याद कर रहे होगे, इधर इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, उधर वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और जब भी इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, टेट्राहेड्रल वाला शेप है, तो वो होता है ऐसे। याद है ना, टेट्राहेड्रल तो ऐसा ही बनता है, ऐसा वाला बना। और इधर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको आप लगभग 109.5 डिग्री भी कह देते हो, है ना। बहुत ब्लर होता है ये। चल ओके, सो ये हो गया। और इस केस में क्या होता है, हो क्या रहा है ना, अभी देखो जो बॉन्ड एंगल है वो 90 नहीं है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना। तो इसका मतलब जो लिगेंड्स हैं, क्या वो अलोंग द एक्सिस एक्स वाई जेड के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं क्या? नहीं, 90-90 पे थोड़ी है, तो वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, है ना। आया समझ में? यस इस मैम। केस में जो लिगेंड है एक्स वाई जेड के अलोंग अप्रोच कर रहे, देखो 109 डिग्री है और इसका बना है तो इसका भी 109 होता है, इसका भी 109 होता है ना। तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अगर लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो फिर हम इसके अंदर, अभी वो ना मैं 5-5 डब्बे नहीं बना रही, क्योंकि कुछ किताब में ना ऐसे भी लिखा होता है, मैं सोचूंगी कि अरे मैम ने तो हमें ये वाला चीज पढ़ाई नहीं। अभी पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है। अभी मेटल जो है अपना फ्री स्टेट में, ठीक है, फ्री स्टेट में मतलब अभी अकेले बैठा हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके पास लिगेंड्स अप्रोच करने लगे, लिगेंड्स अप्रोच करने लगे तो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी 1 2 3 4 5, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई। और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो क्या होगा, ये पांचों ऑर्बिटल्स बिखर गए। बिखरे कैसे? अब जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं ना उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं। तो 3 वाला ऊपर बना दिया, 2 वाला नीचे बना दिया। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे T2G सेट और यहाँ पर EG सेट। तो dx² - y² नीचे z² और dxy dyz dzx, क्योंकि ये वाले तो बिटवीन द एक्सिस लाइक कर रहे हैं ना, इनके लोब्स और बिटवीन द एक्सिस लाइक कर रहे हैं और लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस ही अप्रोच कर रहे हैं। तो जबरदस्त रिपल्शन, रिपल्शन तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो इसका ऊपर ये
ये जो इनका बीच का पॉइंट है, अगेन इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, और कहीं पर बुक में BARY लिख रखी है बैरी की स्पेलिंग, और कहीं पर बुक में BARI लिखा है, तो दोनों करेक्ट है। ओके, कुछ भी देख लेना, ठीक है। और इधर जो डिफरेंस हो जाता है, जैसे ऊपर वाले में पढ़ा था ना कि +0.6 और नीचे -0.4, सो इस वाले के अंदर हो जाता है ऊपर +0.4 प्लस 0.4 डेल्टा टी, और यहाँ पर -0.6 डेल्टा टी। वो जो पिछले वाले में ना डेल्टा ओ लिखा था ना, वो था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ओ, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं टोटल डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी। तो ऊपर वाला +0.4 आता है, +0.4 को +2/5 डेल्टा टी भी लिखा होता है, और इसको -3/5 डेल्टा टी भी लिखा होता है, ठीक है। ये वाली चीज मेनली हमने पिछली क्लास में कवर करी थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट हैज बीन फाउंड दैट, ये एक्सपेरिमेंटल है, कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, जब भी वो जो d ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल की काफी छोटी होती है ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। तो देखो टेट्राहेड्रल कितनी है, 4/9 ऑफ 4। क्यों ऐसा हुआ कि स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल की कम है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है? रीजन भी, यहाँ पर 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 की रिपल्शन है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही आ रहे हैं, 4 की रिपल्शन है, हेंस ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन ज्यादा आएगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में रिपल्शन कम तो स्प्लिटिंग कम। ये था, जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है, अब मैम। डन ना। अब मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये अपना प्रीवियस क्लास का था। अब मैं कैलकुलेशन शुरू कर रही हूँ, थोड़ा सा हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। मैं शुरू से ही कर रही हूँ अब कैलकुलेशन ऑफ CFSE, ठीक है। और इसको हम मेनली कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है बच्चों। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग CFSE समझेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लास शुरू कर रही हूँ, अपनी आज की क्लास। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलता है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6, ठीक है। सो सबसे पहला वाला केस, जब भी D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो d सबशेल है ना अपना, d सबशेल, तो d सबशेल है अपना ऐसे 1 2 3 4 5, ये d सबशेल है। इसमें अभी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो d सबशेल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब भी इसके पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, इसकी एनर्जी बढ़ी और फिर स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग कैसे होगी? ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, हाँ, Eg ऊपर T2G नीचे, ठीक है। सो याद रखना। सो हमने स्प्लिटिंग कैसे कर दी, Eg ऊपर T2G नीचे और G ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली फिर से बैरी सेंटर बना देते हैं, ठीक है। और इस वाले को करते हैं +0.6 डेल्टा O, और यहाँ पर है -0.4 डेल्टा O। अच्छा बच्चों, मैं CFSE का फॉर्मूला लिखना भूल गई। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसका हमने क्या लिखा था, जिसको डेल्टा O लिखा था, है ना, डेल्टा O लिखा था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए O। इसका फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू x इंटू इधर प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस, अभी इनका मीनिंग समझा रही हूँ, y इंटू इधर वाला -0.4 माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस z इंटू p। अब सबका मीनिंग समझाती हूँ, x क्या है, y क्या है, z क्या है, p क्या है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, y is equal to number of electrons in T2G, z is equal to number of pairs, p is equal to pairing energy। ठीक है, अब समझो ध्यान से, इसका मीनिंग धीरे करके समझाती हूँ। पहले मेरे पास डी में एक ही था, ठीक है, डी ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D1, ठीक है। सो अब ना इसके पास लिगेंड्स अप्रोच करने शुरू किए, 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, मस्त स्प्लिटिंग हुई। तो स्प्लिटिंग ऐसे करके होती है, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब स्प्लिटिंग हुई तो अब ये इलेक्ट्रॉन को इनमें से किसी में भरना पड़ेगा, इनमें से किसी में कैसे भरोगे आप, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने जो वो वाला चैप्टर था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, उसमें पढ़ा था हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की पेयरिंग कभी करनी जब सब में एक एक भर जाए। फिर था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर था ऑफ बॉर रूल। तो वही तीनों रूल लगाकर जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं डी सबशेल के ऑर्बिटल्स में। तो पहले एक है, तो एक को तो पहले आप ऐसे ही भरोगे ना, ठीक है कि नहीं। तो इसकी और एक ही है तो बाकी सारे खाली रहेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G1 और G। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G1 G। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ को ना इसी के टर्म्स में लिखा है। ये मत सोचना कि तुम बोलो कि मैम ये क्या बात हुई, आपने ऊपर भी डेल्टा ओ लिख दिया और फॉर्मूले भी डेल्टा ओ। तो वो ऐसे ही करके लिखते हैं कि ये अपना स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ना इन दोनों के टर्म्स में इस तरह करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बच्चों ने पूछा था कि मैम उधर भी डेल्टा ओ लिख दिया, इधर भी डेल्टा ओ लिख दिया, फॉर्मूला आप सेम सेम कैसे कर रही हो। तो ये वाली चीज वही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू, इस तरह करके हम डेल्टा ओ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसको आप फाइंड आउट करोगे, इक्वल टू, तो x कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस नीचे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस कोई पेयर्स है, यहाँ पर पेयरिंग तो हुई नहीं है, 0 इंटू पी। और बस इसको मैं छोटा कर दूं, ओके। अरे ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ, कोई पेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ पेयर्स इज 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये बन गया माइनस 0.4 डेल्टा ओ। गॉट इट। ऐसे निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? क्या चीज रिपीट करूं, क्या चीज फिर से एक्सप्लेन करूं, प्लीज बताओ। चलो फिर मैं ना D2 से D10 सारे के सारे कर रही हूँ और थोड़ी सी एक्सेप्शंस बीच बीच में आती जाएंगी तो वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। D1 अपना हो गया, अब मैं चल रही हूँ D2 के लिए। D2 के लिए तो पहले तो 1 2 3 4 5 5 है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल मैंने बना दिए ऐसे। अब जो स्प्लिटिंग करवानी होती है, स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये नीचे कितने थे
नीचे थे 3 ऊपर थे 2, ठीक है, नीचे थे 3 ऊपर थे 2, तो आप लिखोगे कैसे, नीचे वाला है T2G, ऊपर वाला है Eg, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये अपना बैरी सेंटर हो गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऐसे आ गया एक ऐसे आ गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ सकते हैं, T2G2 Eg0 और CFSE हो गई 0 into 0.6 delta O plus 2 into minus 0.4 delta O, 0 pairs into pairing energy, तो आ गया minus 0.8 delta O, crystal field splitting energy minus 0.8 delta O। बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलो, Yes, ma'am. अब चलते हैं नेक्स्ट D3 पे। तो मैं यहीं पर चेंज कर रही हूँ, तुम लोग लेकिन दोबारा से लिखना, क्योंकि किताब में कोई भी हेल्प बुक बेस की जो भी आप पढ़ते हो, किसी भी से पढ़ोगे एनसीईआरटी से, सब में जो है ना सारे के सारे D1 से लेके D10 तक पूरी टेबल बना के लिखी हुई है। तो टेबल ही बनाना चाह रही हूँ मैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के चक्कर में इस तरह करके लिखा है ना। तो अब हम कर देते हैं D3, तो इसी को मैं यहाँ पे D3 कर रही हूँ। D3 किया, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर से इधर तीसरा आ जाएगा, ऊपर तो कोई आएगा नहीं, तो नीचे ही करते हैं। अभी D3 हो गया और यहाँ पर हम 3 कर देंगे और आंसर आ जाएगा -1.2 डेल्टा O। D1, D2, D3 इन तीनों तो आसान थे, कंफ्यूजन आएगा D4 में, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। Done. डन, चल अब यहाँ पर मैं D4 लिख रही हूँ। अभी D4 समझना ध्यान से, ठीक है। पहले तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 है और इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। अब फिर से इनके पास लिगेंड अप्रोच किया और ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, नीचे 3 ऊपर 2, ठीक है, और ये हम अपना बैरी सेंटर बना दें, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन ये आता है, देखो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डब्बे में डाल देती हूँ, सही नहीं लग रहा, और इसको भी डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब द समस्या इज 4 डालना है, तो 1 2 3, अब चौथा कहाँ डालूं? या तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन हम इधर भी रख सकते हैं, या फिर फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर भी आ सकता है। नाउ वी डोंट नो ना, हम पेयरिंग करवाएं क्या या फिर स्प्लिटिंग कराएं, ठीक है कि नहीं। सो इस केस में हमारे 2 केस बनते हैं, ये स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O जो हम निकाल रहे थे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 केस बनते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे, ठीक है, इसके अंदर ओके। सो 2 केस बनते हैं। पहला केस इज केस 1, ठीक है, जब डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और इधर केस 2 डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और यही वाली चीज मैं एज इट इज सामने बना देती हूँ और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। 1 2 3 4 5 और ऐसे करते जा रहे हैं, 3 और 2, और इसके अंदर भी हमने 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे। अच्छा, अभी आपको क्या देखना होता है, कम एनर्जी इज बेटर, है ना, कम एनर्जी के हिसाब से। तो इस केस में देखो, एक तो है स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O इज स्प्लिटिंग एनर्जी जो स्प्लिट करना चाहती है, और P इज पेयरिंग एनर्जी जो पेयर कराना चाहती है। देखो कौन सी वाली एनर्जी कम है,
पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा इज ग्रेटर देन पी ना, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर कर दो। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे, और अब हमारा बन गया एक पेयर। तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी, इधर तो 0 है तो 0 इंटू 0.6 डेल्टा हो, प्लस यहाँ 4 है, 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा हो, प्लस एक पेयर है 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो इसका आंसर आ गया माइनस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये वाला Eg कहलाता है, ये वाला T2G कहलाता है। तो T2G 4 और Eg तो 0 है, ठीक है, Eg 0 लिख देते हैं, चलो Eg 0, ठीक है। पुराने वालों में कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी, Eg 0 लिखना, हाँ 0, ठीक है, मतलब है ना, वरना फिर वो 1 करके कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। उसमें मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, या फिर उसको मिटा दो, ये मतलब को ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, Eg 0 कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है? हाँ Eg 0, सॉरी बच्चों मैं 0 लिखना भूल गई। हाँ Eg में कोई है ही नहीं, हाँ अभी ठीक है। तो ये था अपना केस 1, ठीक है। कब होगा? थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से याद करो, हमने पिछली क्लास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी करी थी, तो उसके अंदर कहा था कब होता है पेयरिंग? पेयरिंग तब होती है जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन डोनर्स वाला, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनिल जिसको लिख रखे होते हैं हम यहाँ पर, अमोनिया, नाइट्राइट, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स चाहते हैं कि हम पेयरिंग करा दें, तो उस केस में हमारा ये वाला होता है, ठीक है, माइनस 1.6 डेल्टा O प्लस पी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का। अब ये वाले केस में आता है, ये हमारा होता है वीक फील्ड लिगेंड्स में, वो ना एकदम वीक होता है, वो पेयरिंग कराने की क्षमता नहीं रखते। उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो इधर क्या होगा कि 5 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3, किसकी वैल्यू कम है? स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन घटता। तो इधर कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G में 3, Eg में 1 और CFSE इज इक्वल टू, वहां पर अब एक आ गया 1 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस कोई पेयर्स है? नहीं, कोई पेयर्स नहीं है, 0 इंटू P, तो ये हो गया 0.6 और माइनस 1.2, तो ये हो गया माइनस 0.6 डेल्टा O, माइनस 0.6 डेल्टा O। हाँ ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड में। नोट दिस डाउन। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है, जैसे निशांत ने अटेंड करी है, बेटा बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको ना लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कर लेते होते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ होता है वीक फील्ड लिगेंड्स, वो पेयरिंग नहीं करा पाते, तो वो वाला केस है, ठीक है। जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जिसमें होता है लिगेंड में, जैसे साइनाइड है, साइनाइड में C दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, और साइनाइड के साथ साथ NO2 माइनस, वहां पे नाइट्रोजन है लोन पेयर डोनर। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो भी लिगेंड है जिसके अंदर कार्बन या नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहे होते हैं, वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जिसमें हैलोजेंस, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनर्स है, जनरली वो वाले होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पिछली क्लास में लिखी थी, वो पिछली क्लास का वीडियो देख लेना आप लोग, और उससे आपको पता चल जाएगा। वाटर तक वीक फील्ड होता है, वाटर के आगे सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बन जाते हैं। D4 इज डन। अब मैं चल रही हूँ D5 पे, ठीक है। चलो D5, इसमें भी हमको 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस ये जिधर डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा केस ये कि डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड। चलो बच्चों ये लिखते हैं। सो
ये 5 थे, स्प्लिटिंग कराई ऐसे T2G G और 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है, हमको 5 भरने हैं, तो 3 हो चुके हैं, चौथा 5। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं T2G में 5, EG में 0। ठीक है, T2G में 5 और EG में 0 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीकेज। और इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी वहां पर 0 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O। 2 पेयर्स है, यहाँ कोई पेयर्स नहीं है, तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी, ये हो गई 5 4 जा 20, तो माइनस 2.0 डेल्टा O प्लस ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। और यहाँ पर आ जाते हैं वीक फील्ड लीकेज में, तो इससे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग हो गई है। यहाँ T2G इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अभी ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसके अंदर देखो कौन सी वाली कम है? स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है का मतलब स्प्लिट करा दो, तो 3 यहाँ भरे, चौथा और 5वां इधर भरा। ठीक है, ठीक है, ये अपना डेल्टा होता है। और इधर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G3 EG का 2 और CFSE की वैल्यू। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। पहले तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 0 पेयर्स, ये है 1.2 डेल्टा O माइनस 1.2 डेल्टा O प्लस 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 मतलब नहीं स्प्लिटिंग हो रही है ना, यही मतलब हुआ। देखो हाईली 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 स्टेबल, हम लोग बोलते थे ना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होता है, स्प्लिटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, ऑलरेडी स्टेबल है। D5 के अंदर वीक फील्ड लिगेंड्स में वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज 0। नोट दिस डाउन, फटाफट से D6 D7 D8 D9 D10 वो वाले करने हैं, उसके बाद कलर की बात करनी है, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। सबने नोट डाउन कर लिया है? आगे बढ़ रही हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। Yes, ma'am. सो डी, इसमें भी पहला केस, 2 केसेस कर लेते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और फिर दूसरा केस स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ये हमारे 6 लिखने इधर। ओके, सो यहाँ पर जो चीज मैंने अभी तक नहीं बताई थी वो वाली चीज बता रही हूँ अब मैं, कि अभी तक ना मेरे पास एग्जांपल लिखा बताने के लिए, तो अब मैं बता पाऊंगी पेयरिंग एनर्जी के बारे में। देखो D6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके आप 6 भरते हो। ओके, अब आपने ऐसे करके ये अपना बैरिक सेट कर, ठीक है। अच्छा, बैरिक सेट कर, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने क्या किया, पहले 1 2 3 भरे। अभी यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो पेयर करा देते हैं, 3 4 5 मस्त ही हो गई। ऊपर वाला वो EG में 1 भी नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G पे 6 EG पे 0। अब बच्चों जो इतनी देर से ना मैंने एक बात अभी तक बोली नहीं थी, वो अभी यहाँ पर बोल रही हूँ कि 0 इंटू 0.6 डेल्टा O, ठीक है, प्लस इधर 6 है, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O, प्लस वो Z इंटू P था ना, नंबर ऑफ पेयर्स, यहाँ पर है 3,
माइनस एक्चुअली करना होता है जो यहाँ पे भी पेयर्स हो, पर अभी तक यहाँ पर कोई पेयर बना ही नहीं था, तो अभी यहाँ पे D6 से यहाँ पर पेयरिंग शुरू हुई है, तो यहाँ पर एक पेयर प्रेजेंट है, तो 3 में से एक गया 2, तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी, तो ये हो जाता है -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। जो ये Z लेना होता है वो नंबर ऑफ पेयर तो होता है, यहाँ के पेयर माइनस यहाँ के पेयर, तो अभी तक ना D5 से पहले तो जो है ना D6 से पहले तो कोई पेयर बने ही नहीं थे, तो इधर ही पेयर बने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ कर दिया D6। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। ठीक है, और ये वाले में कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2। अच्छा, अब इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी लिख लो, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, 6 भरने, 3 के बाद चौथा, फिफ्थ, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब छठा जब पेयरिंग करवानी है तो फिर नीचे से शुरू करोगे। ठीक है, तो ये इधर आ गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G में 1 2 3 4 और उधर EG में 2, और CFSE कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस यहाँ 4 है इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस पेयर कितने हैं, इधर एक उधर एक, 1 में से 1 गया 0, तो 0 इंटू P, तो ये हो गया 12 और -16 है ना, तो -0.4 डेल्टा O, -0.4 डेल्टा O CFSE, और कॉन्फ़िगरेशन है T2G में 4 EG में 2। जल्दी से कर लो प्लीज, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। दिस इज आई होप डन। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी खुद से भी ट्राई कर ही रहे होगे ना, कि जो है जहां तक मैं कर रही हूँ साथ साथ अपने आप ही कर रही हूँ। नेक्स्ट D6 हो गया, अब मैं चल रही हूँ D7 पे। D7 केस 1 डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी D7, और यहाँ पर है डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, सो अभी ऐसे बना देती हूँ फटाफट से, 1 2 3 4 5, और इधर बनेंगे 3, यहाँ बनेंगे 2। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डालने। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 T2G और EG। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पहले पेयर कराना है, तो 7 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, T2G में 6, EG में 1, और CFSE हो गई आपकी 1 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस यहाँ पर 6 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस इधर 3 पेयर है, यहाँ 2 पेयर है, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू P, तो ये हो गया 0.6 माइनस 2.4, तो -1.8 डेल्टा O प्लस P, ये आ गई अपनी CFSE -1.8 डेल्टा O प्लस P। ठीक है, और इधर भी कर लेते हैं, ये ऐसे करके स्प्लिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, 1 2 3 4 5, पहले स्प्लिट करोगे फिर 6 और 7 ऐसे करके लिख दोगे, तो ये अपना T2G, ये G, so this becomes T2G में 5 है, EG में 2 है, CFSE हो गया कितना 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, 2 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 5 इंटू -0.4 डेल्टा O
प्लस इधर 2 पेयर, इधर 2 पेयर, तो 0। तो दिस विल बिकम 1.2 और वहां पर है -2, तो -0.8 डेल्टा ओ, बस -0.8 डेल्टा ओ। अच्छा, अब देखो हमने D7 तक कर लिया। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सब एकदम चुप चुप है? नो मैम। क्लियर है ना? तो D1, D2, D3 वहां तक कोई टेंशन नहीं थी, वहां तक मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, ये पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कुछ नहीं करी थी, ठीक है। D4, D5, D6, D7 यहाँ पर हम लोग दो दो केसेस बना रहे हैं। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ D8, उसके बाद फिर से ये दो अलग अलग केसेस करने का झंझट खत्म हो जाएगा, एक ही केस से अपना क्लियर होता है, ठीक है। मैं D8 वाला लिख रही हूँ बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, जल्दी से देख लो, ठीक है। D8, ठीक है। सो अभी पहले केस बनाकर दिखा देती हूँ, एक बार प्रूफ कर देते, फिर D9, D10 पे नहीं करती, ठीक है। सो पहला वाला केस है पेयरिंग एनर्जी का, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 थे, तो हमने जब भी इधर और इधर किया, और 1 2 3 4 5 हमें भरना है 8, 6 7 8, 8 हो गए डी के, और इधर लिख देते हैं T2G और EG, और इधर पेयरिंग एनर्जी कम है, 1 2 3 4 5 6, पहले पेयर कर दिया, बचे हुए 7 और 8। कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G में 6, EG में 2, और CFSE की वैल्यू आ गई, यहाँ पे CFSE की वैल्यू 2 into 0.6 डेल्टा O प्लस 6 into -0.4 डेल्टा O, प्लस इधर 3 पेयर है, इधर भी 3 पेयर है, तो 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये 1.2 और 2.4, तो -1.2 डेल्टा O, ठीक है। और अभी देखना दूसरा वाला केस, जिसके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, सो फिर से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 1 2, और अब हम यहाँ पर कितने भरने हैं? 8 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भरने हैं यहाँ पर। और कैसे भरेंगे? यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8, देखो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आ गया जो इधर आ था, इन दोनों का जो है ये बारी सेक्टर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, नीचे 6 ऊपर 2, एग्जैक्टली सेम है, नीचे 6 ऊपर 2, तो यहाँ पर भी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है T2G में 6, EG में 2, ठीक है। मतलब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों में सेम आंसर आता है, और देखिए फिर CFSE की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ -1.2 डेल्टा O, गॉट इट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की बात ही हम लोग करते हैं इसके अंदर, D4 मैम D5 D6 D7। हाँ बेटा बोलो। मैम थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाना। हाँ, ठीक है करीना, यही वाला था, कोई और पेज भी था बच्चे? पीछे भी चलो। यस मैम। मैम बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी वो, कोई बात नेटवर्क इश्यू। कोई बात। ये वाला तक जाना है D6 तक, D6 से पहले D5 पे भी चलना है? मैम D5 भी। D5, ओके, ये लिख लिया यस मैम। है ना, D5। D4, D4 करा है? मैम कर दिया D4। अच्छा ठीक है, ओके। सो बच्चों ये था D8 का। अब फटाफट से D9 और D10 करके बताओ, और जब तक आप लोग D9 और D10 कर रहे हो तब तक सुना ध्यान से जो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ
D1, D2, D3। इन तीनों के अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड को पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम आंसर आएगा D1, D2, D3 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं D4, D5, D6, D7। इनमें फर्क पड़ता है, इनमें हमको दो दो केसेस बनाने पड़े, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का अलग, वीक फील्ड लिगेंड्स का अलग। मतलब जिधर पेयरिंग एनर्जी कम हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, उधर अलग आंसर आएगा। जिधर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो और स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो तो वहां पर अलग आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा D7 तक चलेगा वो स्यापा। फिर D8, D9, D10, उन तीनों में अगेन बिल्कुल सेम आंसर आएगा। D8 का मैंने कर दिया, जल्दी से D9 और D10 का करो। मैं इधर बोर्ड पे कर रही हूँ। D9 एक, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे करके ज्यादा ठीक लगता है। D9 और इधर कर देते हैं D10। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं D9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अच्छा तो सेम ही आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G में 6, PG का 3 और CFSE कितना आ गया, 3 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस इधर कितने 6 इंटू -0.4 डेल्टा O। इधर है 3 और 1, 4 पेयर 4 पेयर। ठीक है, तो ये हो गया 1.8 माइनस 2.4 माइनस 0.6 डेल्टा O। ठीक है, और इधर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G में 6, PG में 10 और इधर CFSE बन जाती है अपनी, हो जाएगी 4 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 6 इंटू -0.4 डेल्टा O, 5 पेयर माइनस 5 पेयर तो 0, तो 2.4 माइनस 2.4 0। वेरी स्टेबल, CFSE 0 आ गई। अगेन जैसे D5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हाईली स्टेबल होता है, ऐसे ही D10 हाईली स्टेबल होता है, वेरी वेरी स्टेबल। क्यों? क्योंकि D10 फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, अच्छा और इसी के बेसिस पर आपसे ना पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भी पूछ लेते हैं, जैसे VPT में हमने किया था ना पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, वो वाली चीज। जैसे यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, वहां पर कोई भी नहीं है तो डायामैग्नेटिक। हट जाऊं, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोले मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, फिर से बोलो, कुछ कहना था। ओके, D1 वाला देखना पैरामैग्नेटिक आएगा। कहाँ है D1? यहाँ से शुरू हो रहा होगा, यहाँ पर समझाया था। D1 पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D1 वाला इज पैरामैग्नेटिक। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला कौन सा है, D2 वाला भी पैरामैग्नेटिक होगा, D3 वाला भी पैरामैग्नेटिक होगा। आपसे मैग्नेटिक नेचर पूछ लेता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो बच्चों अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन देखे, पेयरिंग वाला ना दिखे, सारे के सारे सिंगल देखे, तो फिर आप बोल देते हो कि पैरामैग्नेटिक है। और जब भी पैरामैग्नेटिक पूछते भी है ना, तो वो भी पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है N × N + 2
बोर मैग्नेटॉन और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 3 + 2 bm, यानी कि 3 इंटू 5 = 15 bm अंडर रूट। ठीक है, और ऐसे ही जब भी 1 वाला था, P1 वाला था, तो ये भी फिर से पैरामैग्नेटिक था और इधर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, √1 इंटू 1 + 2 bm। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इंटू 3 = 3, तो √3। ठीक है, √3। ठीक है, जल्दी से अब D4 D5 मुझे बताओ प्लीज। ठीक है, D4 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, √2 इंटू 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, तो 2 4 = 8, √8। और इस केस में फिर आंसर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वहां पर 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट पे आ रही मैं क्विकली। ओके, D10 वाला मैग्नेटिक मूवमेंट 0, डायामैग्नेटिक आ गया था। इस वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक आता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, नोट दिस डाउन बच्चों। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डिटेल में स्टडी किया और हम लोग ना ये वाली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, उसके लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इतना डिटेल में हम लोग स्टडी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ूं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं हम कलर की बात करते हैं। ठीक है, कलर की बात करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हम लोग ना जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके कलर की बात करते हैं। कलर की बात कैसे करते हैं वो मीनिंग समझाती हूँ। तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, अगर मैं CuSO4 लिखूं कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो होता है सफेद रंग का पाउडर। ये ना सफेद रंग का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है, मतलब ये मेन मेरा कहने का मतलब है कि सफेद रंग का होता है। बट जब हम CuSO4.5H2O लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, तो ये नीले रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, इसके नीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये कॉपर सल्फेट पानी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि ये नीले रंग का हो गया, सफेद से नीले रंग का हो गया, वो वाली चीज हम लोग समझ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है ना .5H2O, ये ऐसे करके एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट कैसे करता है? CuH2O के 4 अंदर, फिर SO4.H2, ऐसे करके एग्जिस्ट करता है। और जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बिकॉज अगर मतलब उसमें जगह होनी चाहिए, वहां पर डी ट्रांजिशन हो रही होती है, डी ट्रांजिशन हो रही होती है। अब ये क्या चीज है डी ट्रांजिशन, तो वो हम लोग समझते हैं। पहले क्या, जैसे ये है, ये सफेद रंग का था, लेकिन ये जो है कॉपर सल्फेट 5H2O, ये नीले रंग का होता है। इसका नाम होता है ना ब्लू विट्रॉल। ऐसे जो आयरन सल्फेट होता है उसका नाम होता है ग्रीन विट्रॉल, है ना उन सॉल्ट्स का नाम। तो ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब समझते हैं उसका रीजन कि क्या चीज है डी ट्रांजिशन, क्या हो रहा है। ठीक है, हुआ क्या, जैसे लेट्स से हमारे पास DiH2O6
और प्लस सी, हाँ प्लस सी वाला है, ठीक है। टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट वाला कंपाउंड है, Ti इज टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट वाला कंपाउंड है। अच्छा, सो इसका हम लोग कलर चेक करा हमने कि ये वाला जो है ना वॉयलेट कलर का हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वॉयलेट कलर का, क्या रीजन क्या है? हुआ क्या, अभी आप देखो टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो नहीं, कॉपर जिंक 22, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22 और एटॉमिक नंबर 22 का मतलब हो गया 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर आर्गन भी लिखूं क्या? 22 होता है, इसका मतलब आर्गन 3d2 4s2, ये हो गई बच्चों हमारी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर Ti प्लस 3 स्टेट में है, Ti प्लस 3 स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 4s से निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3d से 1 निकालोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d1। 3d1 तो हमने अभी सीखी ही है। यहाँ पर हमने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर क्या पढ़ा है कि पहले तो 1 2 3 4 5, वैसे ही बनाते हैं 4 5, पहले तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स डिजेनरेट थे। टाइटेनियम प्लस 3 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हुआ, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जब भी आए तो इनमें हो गई स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हुई। डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग कैसे हुई, 6 वाला एटॉमिक, मैंने जानकर ऑक्टाहेड्रल वाला लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, जैसे कि सेम वाला रूल अप्लाई कर सकूं, है ना, ऐसे करके स्प्लिटिंग हुई। और ये अपना बैरी सेंटर है, ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके हो गया, ठीक है। सो अभी T2G में आ गया 1 और EG में 0, कोई भी नहीं, ठीक है। ये हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने यही वाली चीज कर ली। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, होता क्या है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हम वापस जा रहे हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ना लाइट एब्जॉर्ब करता है, लैम्डा एब्जॉर्ब करता है। इसने लाइट एब्जॉर्ब करा और लाइट एब्जॉर्ब करके, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ डायग्राम, या फिर रुको उसी पे तो छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी T2G1 EG0, है ना। तो यहाँ पर इसने लैम्डा एब्जॉर्ब करी, इसने थोड़ी सी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है, ऊपर में रख रखा है, ट्यूबलाइट की भी रोशनी पड़ रही है, लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, उसने एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर व्हाट हैपेंस इज, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर जंप कर जाता है, यहाँ से यहाँ जंप कर गया और आ जाता है इधर, ठीक है, ऐसे कर कर आ गया, कि मतलब T2G से EG में चला गया। फिर अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन है एटम के रेडियस में, K एलिमेंट शेल में है, वो लेट्स से K शेल में है, उसने लाइट एब्जॉर्ब करी, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल पे चला गया, पर वहां पर वो अनस्टेबल है, वो उसका घर नहीं है, इट विल कम बैक एंड इट विल रिलीज एनर्जी। तो जब वो वापस आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये उसका इधर से वो एनर्जी ऑब्जर्व करके वहां पर चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब, लैम्डा एब्जॉर्ब करके चला गया ऊपर, यहाँ पर वो पहुंच गया। अब ये इसका घर नहीं है, अब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो ये इधर वापस आ जाएगा, इधर वापस आ गया, और जब ये वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। तो जो ये रेडिएशन एमिट करता है उसी की वजह से ये पर्पलिश वायलेट कलर का दिखता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, उसको एनर्जी मिली, तो वो T2G से EG में चला गया। देखो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ही हो सकता है ना, नॉर्मल वाले में नहीं हो सकता, इसलिए कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट वाला कंपाउंड ही कलर्ड होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं
डीडी ट्रांजिशन, एक डी उससे वो ऊपर चला गया ना, तो इसको बोलते हैं हम डीडी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चलना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांजिशन। तो डी से डी की ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। हमने एनर्जी दी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लैम्डा एब्जॉर्ब करी और वो ऊपर चला गया। अब वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में है, हायर एनर्जी में, वहां से वो वापस नीचे आएगा। जब वो वापस नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा। वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा, उन रेडिएशंस की वजह से ही हमको कलर दिखता है, लैम्डा एमिटेड वाला हमको कलर दिखता है। ठीक है, और हम लोग जो ये बात कर रहे हैं डीडी ट्रांजिशन वगैरह, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो भी हमको कलर दिखता है, जो भी हमको कलर दिखता है वो लैम्डा एमिटेड की वजह से दिखता है। जो विजिबल रेंज में जो वो रेडिएशन लाई कर रही है उसकी वजह से हमको कलर दिखता है। अब उसका ना एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जैसा है कि कलर का, ये लिख लिया, मैं वो ट्रिक दिखा दूं कि कलर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वाला कलर दिख रहा है। ठीक है, कलर देखने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक जैसा है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, सो अपना विब्ग्योर होता है ना, तो विब्ग्योर लिख लेना। तो ऐसे ऐसे और ये ठीक है, सो विब्ग्योर लिख लिया मैंने। वॉयलेट इंडिगो एक ही में डाल रही हूँ, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अगर तो इसके अंदर जो है ना बहुत ही आसान है, इसके अंदर अगर उसने ब्लू वाली एब्जॉर्ब करी, ब्लू वाली एब्जॉर्ब करी, तो ब्लू के एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, ऑरेंज, तो वो ऑरेंज वाली एमिट करेगा। जो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो ना वो वाला कलर एमिट करेगा। आपसे पूछ रहे ना कि उसने ब्लू रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है, तो कलर कौन सा एमिट करेगा, ऑरेंज कलर का एमिट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उसने ग्रीन एब्जॉर्ब करी, लैम्डा एब्जॉर्ब, तो रेड एमिट करेगा। ऐसे ही उसने वॉयलेट वाली एब्जॉर्ब करी, तो इसका क्या है, ये वाली एमिट करेगा। ऐसे ही इसने रेड वाली एब्जॉर्ब करी, तो ग्रीन वाली एमिट करेगा। इस तरह करके चलता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला आप लिख सकते हो। मैं ऐसे करके बताती हूँ, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, लैम्डा एमिटेड। ग्रीन एब्जॉर्ब करी तो रेड दिखेगी, वायलेट और ब्लू एब्जॉर्ब करी तो ऑरेंज येलो कलर का दिखेगा। अगर और कौन सा है, रेड एब्जॉर्ब करी तो ग्रीन कलर का दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करी तो रेड कलर का दिखेगा। ऐसे हम बोलते हैं कि ऑपोजिट कलर दिखता है, जो उसने एब्जॉर्ब करी उसका ऑपोजिट वाला कलर हमको दिखता है। ऑलराइट, यहाँ पर खत्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद बचता है टॉपिक मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म करेंगे, मेटल कार्बोनिल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिस चैप्टर विल बी ओवर। कल की क्लास में मैं आइसोमेरिज्म करवाऊंगी।